हेलो एवरीवन, सबको आवाज़ आ रही है? ठीक है। और हिंदी तो आती है सबको यहाँ पे? तो हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आती है, तो इंग्लिश में रखेंगे अपना जो भी होगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मेरा नाम दिव्यांशु निगम है और इस साल 44th रैंक आई है और मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। ऑप्शनल जियोलॉजी था, मोस्ट लाइकली किसी का नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने बीटेक किया है बिट्स पिलानी से। और बाकी तो यही फिर रही अपनी जर्नी जो रही है 3-4 साल की हो गई है, काफ़ी लंबी हो गई थी, तो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आते रहे हैं। और बेसिकली मैं इसको चाहूँगा कि डायलॉग की तरह रखें, बिकॉज मोनोलॉग तो आप लोगों ने बहुत लोग को सुने ही होंगे, सारी बातें वो ज्ञान तो सब एक ही जैसा ही देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो इससे बेटर होगा ना कि थोड़ा आप लोग अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछो तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। अगर कुछ नहीं होगा तो फिर मैं अपना जो भी होगा वो बता दूँ। तो इट्स बेटर कि आप लोग थोड़ा स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछें तो उसके तहत कर सकते हैं। तो किसी की स्टार्ट करना है क्वेश्चन? मैं लखनऊ से ही हूँ बाय द वे, और यहीं से रहा है सब कुछ, और मोस्टली सेल्फ स्टडी से रहा है। लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज़ तो करी हैं सबकी, मेंस में प्रीलिम्स में सबकी, तो वो रहा है। और बाकी आप लोग कोई क्वेश्चन स्टार्ट करिए तो मैं उसके हिसाब से फिर करता हूँ। कोई आगे से इधर से कर सकता है स्टार्ट, किसी को पूछना हो कुछ भी। सब कुछ आता है तो फिर भाई करो। कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? चलो फिर मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ उधर से। हाँ हाँ जी। आपने बताया कि आपका तीसरा अटेम्प्ट था, तो हाँ पहले दूसरे में जब आप हाँ बीच में निकला या हाँ नहीं हाँ निकला, तो फिर कैसे जो है अपने आप को संभाला? देखिए, हाँ हाँ हाँ, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा ये। मतलब देखिए, ये पूरी जर्नी एक मैराथन है, ये आपको सबने बताया ही होगा, मैं कोई नई बात नहीं बोलूँगा। मेरे को भी यही बताया जाता था, अभी पिछले कुछ महीनों तक मैं उधर था, तो सेम ही है वो। तो हाँ, पहले अटेम्प्ट में जैसे मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, बट मैंने पढ़ा भी नहीं था फिर उसमें कि मतलब हो भी जाता तो मैं मेंस में तो पक्का ही फेल हो जाता, तो वो ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, लेकिन फिर भी मेंस मेरा 10 नंबर से रह गया था। मेंस का सिलेक्शन फाइनल प्री हो गया था, मेंस में इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी, और फिर फाइनली इस बार हुआ है। तो बात यही होती है कि अब कैसे अपने को रीओरिएंट करें, और कैसे जब लोज इतने आए तो क्या करें। तो उसके लिए देखिए, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ये जानना कि जैसा एक इंग्लिश में कहा गया है, कोट टाइप का है कि इफ़ यू नो द वाई टू लिव फॉर यू कैन सर्वाइव एनी हाउ। दैट मीन्स कि अगर आपको क्या ये पता है कि आपको ये क्यों करना है, तो फिर कैसी भी परिस्थिति होगी आप उसको ऊपर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, आप ये पढ़ने आए हैं या प्रिपरेशन करने आए हैं, इसका रीज़न जानिए, आप क्यों करने आए हैं ये। अगर किसी के प्रेशर में करने आए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको खुद इंटरनली मोटिवेट होना है कि मुझे ये करना है, बिकॉज ये जर्नी काफ़ी लंबी हो सकती है, 2-3 अटैम्प्ट लग सकते हैं। तो किसी के प्रेशर में आके करेंगे तो उससे बहुत मुश्किल होगा। आपको अपना वाई ढूंढना है। अब ये वाई कुछ भी हो सकता है, आपका खुद का ईगो सेटिस्फैक्शन, आपको समाज के लिए कुछ करना है, आपको किसी को प्रूफ करके दिखाना है, कुछ भी हो सकता है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ आपको क्यों करना है ये चीज़, बहुत रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न जरूर होना चाहिए, वही आपकी ड्राइविंग फोर्स होगा, है ना। तो यही आपको जब भी आप लो फील करोगे तो आप इसको आगे बढ़ाओगे। इसके लिए प्रैक्टिकल टिप ये भी हो सकती है, जैसे मैं भी करता था, कि अपना जो वाई है कि मुझे क्यों करना है, उसको एक पेपर में लिख लो और कहीं अपने ड्रॉर में डाल लो। जब तुम बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, फील होने लगो कि डाउन होने लगे, तो उसको जरूर देखो। जैसे कहते हैं ना कि वेन एवर यू वॉन्ट टू क्विट रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड, कि क्यों आप करने आए थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाएगा। और फिर स्पेसिफिकली मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जैसे चलो पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ था, मुझे लगा था कि ठीक है यार, मैंने पढ़ा भी नहीं था मेंस के लिए, ऑप्शनल तो पढ़ा ही नहीं था। तो लेकिन जब सेकेंड अटेम्प्ट में फेल हुआ, और वो था 15 जनवरी 2020 को रिज़ल्ट आया था, रात में 1 बजे रिज़ल्ट आया था, वो काफ़ी वियर्ड था। तो उसके बाद जब मैं फेल हुआ तो मुझे, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ एकदम, अब तो ठीक है, कोई ब्रैगिंग वैगिंग नहीं है, लेकिन उस टाइम में मुझे दुख नहीं हुआ था, मुझे गुस्सा ज़्यादा आई थी कि यार ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दिया यूपीएससी ने, मतलब इतनी मेहनत करी यार, कुछ भी नहीं। तो यार मैंने तो थोड़ा वो ईगो पे ले लिया था कि यार ये क्या गलत हो गया ये तो एकदम। तो उसके बाद से मैंने बहुत ही मिशन मोड में मैंने किया। फिर मैंने था कि जितना भी हो सकता है, जो कुछ भी कर सकते हैं, सब करेंगे इसके बारे में। जैसे मेरा जियोलॉजी ऑप्शनल है, तो अब उसका क्या होता है कि वो आईएफएस में भी आता है, फॉरेस्ट वाले में भी होता है। तो मैंने उस पहले क्या किया था कि सिविल्स वाले ही पीवाईक्यू देखे थे, पास्ट ईयर क्वेश्चन। तो इस बार मैंने फिर फॉरेस्ट के भी सारे क्वेश्चन देखे कि यार जितना भी ये यूपीएससी ने जो कुछ भी पूछा है मैं सब देख लूँगा, जितना कर सकते हैं कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स होता है ना जो, ये सब कुछ करना है। फिर इस बार ये भी था कि अब तो मुझे अपने आप को ही प्रूफ करना है कि यार करना नहीं तो मेरी मतलब खुद ही सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, यार 2 बार रिजेक्ट कर दिया इन लोगों ने। तो इसलिए जब आप मिशन मोड में करते हो ना, जैसे आप देखो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होती हैं आजकल, बहुत मिशन मोड में होती हैं। तो मिशन मोड में करने का फ़ायदा ये होता है कि यू गेट टेंजिबल रिजल्ट्स,
कि आपके पास कुछ एक टाइमलाइन होगी कि मैं इस महीने में ये करूँगा, इस 15 दिन में ये करना होगा, इतने टेस्ट देने हैं, इतना ये देना है, तो वो आपकी एक टाइमलाइन जब तक होती रहेगी ना, ऐसा कहा जाता है ना कि वॉट डजंट गेट मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव। तो आपको एक टाइमलाइन करनी पड़ेगी कि आपको इतना ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो आप एक तरीके से अपनी ही कंपनी, जैसे आप खुद अपने आप को कंपनी मानो, उसकी CEO हो फिर, तो आपको खुद को एक वो देना है कि मैं ये इतने दिन में ये करूँगा, इतने दिन में ये करूँगा। डेली टारगेट मत दो, वो बहुत ही फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती है, वो डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा उसको, क्योंकि हो तो पाता नहीं है। जब बनाते हो तो एकदम बढ़िया सा लग जाता है कि एकदम ही हम ही हैं सबसे बड़े। तो इसलिए 15 दिन का लगभग बना के रखो कि इतने दिन में मुझे ये कर लेना है। जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो अब जैसे डिवाइड कर लो कि इस हफ्ते मैंने 1885 कांग्रेस के बनने के बाद से लेकर फाइनल तक पूरा पढ़ लेना है इसमें। ऐसे ना डिवाइड कर लो टारगेट। पहले थोड़ा ज़्यादा टारगेट होगा, फिर बाद में खुद ही समझ में आएगा यार इतना हो। अगर बहुत आसानी से हो गया, मतलब तुमने 1 हफ्ते का टारगेट दिया, तुम्हें 3 ही दिन में हो गया वो चीज़, तो अगली बार से ज़्यादा बड़ा टारगेट दो, है ना। तो इसीलिए आपको एक कंसिस्टेंसी बनानी है। फिर एक ये क्वेश्चन जो क्लीशे क्वेश्चन है बहुत, कि कितने घंटे पढ़ते हैं, इसका भी आंसर मैं कर ही देता हूँ कि देखिए आवर्स डिपेंड भी करते हैं, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ भी होती है ग्रास्पिंग पावर के हिसाब से, लेकिन एक रफ एस्टिमेट होता है कि डेली आप 8 घंटा पढ़ें, है ना, मोर देन सफिशिएंट है। बट वहाँ पे डेली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको कंसिस्टेंटली डेली पढ़ना है। दे आर नो हॉलीडेज़। ये नहीं कि दिवाली आई तो 5 दिन दिवाली मना रहे हैं जाके, ठीक है, दिवाली होली सब आएगी लवासना में, वहाँ जाके बनाना जो बनाना है, ठीक है। तो आपको वो रोज़ पढ़ना है। फिर ये 8 घंटे भी वेरिएबल है कि आप जब प्री क्वालिफाई कर लोगे, जैसे आजकल जिन्होंने किसी ने दिया है यहाँ पे प्रीलिम्स इस बार, दियो कैसा रहा? हाँ, तो जिसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई हो रहा है जिसका, उसके बाद फिर 70-80 दिन मिलते हैं, लगभग 80 दिन मिलते हैं टोटल। तो उसमें तो आपको फिर मतलब एकदम सब कुछ भूल भाल के पढ़ना है। फिर तो आप 10-12 घंटे ये पढ़ लो तो कोई बात नहीं है, उस समय कोई अपने को मर्जी नहीं दिखानी है ना। तो 8 घंटे रेगुलर वाली पढ़ाई, जब आपका जैसे आजकल चल रहा है कि अभी होना है कुछ, और जब एग्ज़ाम पास आ रहा है तो आपको फिर तो पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि लिखना ही होता है, जितना लिखेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये वही हो गया। फिर आप क्या करो, जैसे एक मैं जनरल बता देता हूँ कि स्ट्रैटेजी में क्या है कि जैसे डाउन फील कर रहे हैं, तो डाउन फील करने में क्या होता है कि अपने दिमाग, जैसे मैं काफ़ी बुक्स भी पढ़ता हूँ नॉन फिक्शन टाइप की, तो ब्रेन के ऊपर मैंने काफ़ी पढ़ा है कि दैट यू कैन वेरी वेल फूल योर ब्रेन। तो उसको कैसे कर सकते हैं कि जब आप नहीं बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो जब आप खाली बैठे हो तब आप ओवर थिंक करोगे कि यार क्या करें, नहीं फेल हो गए तो, पेपर में ये आ गया तो, इंटरव्यू में ये पूछ लिया तो इट्स बेटर कि आप अपने माइंड को इंगेज रखो। उसके लिए क्या है, जो मैंने बोला मिशन मोड में पढ़ोगे, तो मिशन मोड में आपके पास हमेशा एक टारगेट्स होंगे थोड़े थोड़े, तो आप हमेशा उन जैसे बोलते हैं बी माइक्रो एम्बिशियस, कि आप उन टारगेट्स को जल्दी जल्दी करो। तो आपके पास हमेशा रहेगा यार इस हफ्ते तो यार हिस्ट्री में ही करना है, ज्योग्राफी में ही करना है, तो आपको ज़्यादा समझ में ही नहीं आएगा। फिर आपको ये भी एक मोटिवेशन रहेगा कि यार मैं पढ़ तो रही हूँ ना, तो फिर अच्छा ही काम हो रहा है, उसी डायरेक्शन में कर रहा हूँ, पार्टी तो कर नहीं रहा हूँ। तो इससे भी आपको निगेटिव थॉट्स कम होंगे कि देखो थॉट्स ला के तो कुछ होगा नहीं, काम ही करना पड़ेगा उसमें। तो अपने माइंड को बिजी रखो, कुछ काम कर रहे हैं। एक और है, जब बहुत ही ज़्यादा कहो कि बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो रहा हो, तो क्या करना है, तो अपने माइंड को कंस्ट्रक्टिवली इंगेज रखो। वो कैसे, जैसे रीडिंग, देखो एक तो होता है स्लीपिंग, सो सकते हो, ठीक है, लेकिन वो अच्छी नहीं होती चीज़। मतलब 6-7 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं है किसी को भी यहाँ पे। वो 8 घंटे वाला ना, वो बाद में सोना जाके जितना सोना है, अभी ना 6 घंटे ही टारगेट बना के रखो। कुछ लोग बहुत सोते हैं, दिन में 24 घंटे में 6 घंटे सो, 6 से 7 हो जाए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो सोना तो चलो एक है ही है, उससे भी काफ़ी रिलैक्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कभी बहुत ही लो फील करो तो सो जाओ, रिफ्रेश हो जाता है माइंड। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि आप लिखो। अब लिख में आप जैसे डायरी भी लिख सकते हो, लिखना हो कुछ मान लो। इससे बेटर है कि अपने नोट्स लिखो, नोट्स को कट आउट कर दो, आंसर राइटिंग कर लो। इसका रीज़न ये है कि जब आप लिखते हैं तो आपका माइंड बहुत ही एक्टिवली इंगेज हो जाता है, क्योंकि पढ़ तो आप किताब रखे रहो दिन भर, एक में 2 ही पेज पढ़े, लेकिन अब लिखोगे 1 घंटे में पता चला 4 लाइन लिखी, तो खुद ही शर्म आ जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि खाली पेज पड़ा है नीचे, है ना। तो अपने माइंड को फीडबैक मिलता है कि यार ये कुछ नहीं कर रहा, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए लिखना, और इससे आपका बेटर भी है कि राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होगी, और अपने थॉट्स को अच्छे लिख सकते हो, और अपने नोट्स भी बन रहे हैं तुम रहे। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी है, यूपीएससी के लिए एक्सरसाइज है। जब भी आप कुछ बुरा सोच रहे हो, आप लिखने लगो कुछ भी, बहुत सही रहेगा। आप टेस्ट सीरीज पे उठा के लिख दो, कुछ भी लिखो। और अपना जो मैंने बोल रहा था स्ट्रैटेजी में, जो जैसे क्या बोल रहे थे मिशन मोड में, तो उसमें आपके क्या है कि टारगेट्स क्या होने चाहिए कि आपका जो भी सिलेबस है, पहली बात तो अपने सिलेबस को एकदम रट मारो कि क्या सिलेबस है। यूपीएससी की सिलेबस पकड़ो, इसे एक सिंपल सी लाइन में बोलता हूँ कि स्पेंड टाइम विद यूपीएससी। उसको अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो, एकदम वही है तुम्हारा। तो उसको जितनी देर उसके साथ रहोगे उतना ज़्यादा समझोगे। और रहने का मतलब क्या है कि पहले 2 चीज़ में 2 लेवल पे रहा जाता है कि पहला है
कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से जानें, मतलब बैकग्राउंड पूरा जानो, वो क्या क्या चाहता है एग्जैक्टली। उसने काफ़ी डिटेल में सिलेबस दे रखा है, ठीक है। डाउनलोड करके प्रिंट आउट लगा के चिपका लो अपने सामने, GS 1 2 3 4 ऐसे, और सारे जितने भी कीवर्ड दिए हुए हैं ना उस पर तुम्हारे नोट्स होने चाहिए। जैसे मान लो लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, PRI है GS 2 में, ठीक है, और पार्लियामेंट्री एक्ट्स हैं, RTI है, इन सब पे आपके नोट्स होने चाहिए 500-600 वर्ड के। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं, एंड में बता रहा हूँ, पहले ज़्यादा हो सकता है, उसको कट शॉर्ट भी करने होंगे, क्योंकि आपको आंसर तो 250 वर्ड में ही लिखना है। तो अब बढ़ा के तुम 2000 वर्ड का नोट्स बना लियो तो उसका फिर रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। नोट्स ऐसे बनाने हैं कि खुद रिवाइज़ भी तो कर पाएँ, अपने ही नोट्स बना रहे हैं ना, इसलिए करना है रिवाइज़। बुक नहीं लिखनी है आपको अभी कि किताब लिख के बैठ गया पूरा, अपने ही स्टाइल में, किसी रफ जैसी मर्जी राइटिंग में, जैसे मर्जी पॉइंट्स में। बल्कि कहा जाता है बेस्ट नोट्स वो होते हैं जो खुद ही समझ में आए, किसी और को समझ में भी ना आए, क्योंकि आपने नोट्स अपने लिए बनाए हैं वो, ठीक है। तो अब नोट्स जो बनाने हैं, आपको जितने भी टॉपिक्स दिए हैं, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ दिया हुआ है और सिक्योरिटी में दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर हर टॉपिक पे आपके पास नोट्स होने चाहिए। अब ये नोट्स आएगा कि कहाँ से बनाएं, ठीक है। तो कहाँ से बनाने की बात हो जाएगी कि आप कहीं से भी बनाओ, कोई बुक हो। आजकल तो बेस्ट चीज़ होती है गूगल, कुछ समझ नहीं आ रहा है गूगल कर लो, ट्रिपल तलाक चीज़ आई, गूगल करके देख लो क्या है उसमें एग्जैक्टली पॉइंट्स क्या है। एसेट मोनेटाइजेशन अभी चल रहा है, अभी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि लेटेस्ट चीज़ आई है, और आजकल UPSC में मेंस में स्पेसिफिकली काफ़ी लेटेस्ट चीज़ें पूछता है जो आजकल चल रही हैं। तो वो आप किसी भी कोचिंग से पढ़ लो, डे में भी मिलता है, बहुत जगह मंथली अफेयर्स आते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको चीज़ें। तो आपको हर चीज़ से नोट्स बनाने हैं। मतलब किसी की भी मान लो आप विजन IAS की मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो, तो अब तुम हर महीने आती है, जब मेंस आएगा तुम्हारे पास 15-20 हो चुके होंगे उस टाइम पे, तो वो रिवाइज़ नहीं कर पाओगे फिर। तो आपको हर टॉपिक पे नोट्स बनाने हैं। उससे भी जैसे मान लो आपको बैंकिंग पे कोई चीज़ नई चीज़ आई, ठीक है, तो बैंकिंग आपने एक बना रखा होगा अपने। मैं तो कहता हूँ डिजिटल नोट्स बनाओ, वैसे मैं बनाता था, आपको अगर वैसे बनाने हैं तो वो भी बन सकते हैं, A4 लेके, डैट वो तुम्हारी डिस्क्रिप्शन पे है जिसपे जो सही होगा। तो आपके पास बैंकिंग का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर बस थोड़ा सा नोट्स लिख दो कि ये देखो नई चीज़ ये हुई है ना, उसके बारे में ये चीज़ लिख दो कि ये क्या है। तो इस तरीके से हर टॉपिक पे आपके पास नोट्स होने चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कहाँ से। बहुत अच्छी बात है, सर अगर जो पढ़ा रहे हैं उससे होगा कवर तो बहुत वेरी गुड। अब कुछ नहीं हो रहा कवर, भाई देखो वो भी इंसान है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल होता है सब कुछ कवर करना, और UPSC भी आजकल कुछ भी पूछ लेता है ना, आपको लिमिटेड टाइम है। तो ये भी एक बात होती है कि आप स्पून फीड पे मत डिपेंड करो कि कोचिंग जो पढ़ाएगा बस वही करूँगा मैं, उससे कोचिंग जो पढ़ाएगा अगर उसी से हो जाए तो यहाँ सब IAS बन जाएंगे, है ना। तो इससे नहीं होता है। देखो मैं जो सिंपली बोलता हूँ, कोचिंग का कंट्रीब्यूशन या किसी भी की गाइडेंस, मेरा भी किसी भी गाइडेंस का कंट्रीब्यूशन 25% ज़्यादा नहीं होता है। आपको कोई और IAS या IPS जो भी बनना है वो नहीं बना सकता, आपको खुद बनाना है। तो आप कोचिंग पढ़ो, वेरी गुड, उसके नोट्स सारे पढ़ो, उस पर इन्हांस करो कि कोचिंग वाला तो नोट्स सबने लिखे हैं, आप में नया क्या है, आपने एक्स्ट्रा क्या किया, है ना। तो उसके लिए आपको अपने आप से करना है। फिर एक दूसरी लेवल में बताया था, पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर देखने हैं, प्री हो या मेंस हो, मेंस में खास तौर से, है ना, कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। जब आप एनालाइज करोगे 2013 के बाद से, क्योंकि 2013 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है, तो उससे आपको एक ट्रेंड मिलेगा। UPSC इतना भी स्मार्ट नहीं है, उसको आप क्रैक कर सकते हो। मेंस में खास तौर से वो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है, जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन पे हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है, ये PRI पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर आसपास क्वेश्चन आता है ना। तो आपके पास ये चीज़ों पे ना नोट्स बने होने चाहिए कि आप SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप इस पे नोट्स बना लो। नोट कैसे बनने इसमें, डेफिनेशन, पॉइंट्स इन फेवर, पॉइंट्स इन निगेशन कि क्या है उसमें, इशूज़ क्या चल रहे हैं, कोई नई चीज़ जैसे RTI पे नया इशू बन गया, नया अमेंडमेंट आ गया, उसका प्रो कॉन जो लेटेस्ट है, गवर्नमेंट को ये स्कीम क्या है, मान लो जैसे वनरेबल सेक्शंस के ऊपर तुम नोट्स बना रहे हो, सुगम्य भारत है उसमें, एक्सेसिबल इंडिया, ये सब बातें 2-3 हैं, ठीक है, इनके ऊपर नोट्स बना लिया। और 1-2-3 केस स्टडी एग्जाम्पल, है ना, मतलब कोई अच्छा केस स्टडी कहीं मिल गया हो या कोई एग्जाम्पल मिल गया हो कहीं से, जैसे मान लो तुम्हारा लिज्जत पापड़ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जाम्पल, ये सब डाल दो। और एक कंक्लूजन लिख दो कि कोई भी इशू चल रहा है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। जैसे SHG के मिलेंगे, आप सीधे लिख सकते हो कि SHG बैंक लिंकेज कराओ, क्रेडिट बढ़िया मिलेगा, और अब तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ही बन गई है, जोड़ जाड़ के बना दिया उसमें। तो ये आपके इस तरीके के नोट्स बनेंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ फाइनल नोट्स बनने के लिए, वो आपके एक टॉपिक पे 2 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज देन यू वोंट बी एबल टू रिवाइज इट, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा मोनोलॉग हो गया। अब कोई दूसरा क्वेश्चन पूछो। हाँ, आंसर राइटिंग बताऊंगा मैं अभी नोट्स का बात करते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल सही जेन्युइन यही होना चाहिए। जैसे मेरे भी पहले नोट बहुत बल्कि बन जाते थे, मैं पहले 5-5 घंटे पेपर पढ़ता था। जो नया वाला होगा यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको भी लग रहा होगा
कि यार पेपर में जो चीज़ें आ रही हैं मुझे पहले बेस तो पढ़ूँ इसका मैं, तो वो समझ में नहीं। ऐसा मान लो आपको फर्स्ट अटेम्प्टर हो यहाँ पे, वो अफगानिस्तान इशू पढ़ने बैठ जाए भी तालिबान का, तो उसे आधी चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, हो क्या रहा है, कौन लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है ना। तो पहले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में जाके और IR में जाके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की इशू था क्या, है ना। तो इसमें जो तुम्हारा डाउट है यही कि बहुत बल्कि हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब तुम डिजिटल नोट्स बनाओगे, है ना, डिजिटल मतलब कोई भी ऐप पे, मेरे ख्याल सब लैपटॉप तो यूज़, कंप्यूटर यूज़ तो करते ही होंगे यहाँ पे, ऐसा तो कोई है नहीं। उससे बेटर होता है, मैं ये नहीं कह रहा वही बेस्ट है, उससे बेटर क्या होता है कि आप उसको एडिट बहुत आसानी से कर सकते हो, कि जो चीज़ें फालतू लग रही हटा दो, है ना। कोई आपने लंबा सेंटेंस लिखा है कि वुमेन आर सब्जेक्टेड टू डाउरी एंड दिस, सीधे लिखो वुमेन शुड डाउरी, खत्म। तो आपका क्या होगा, आपको देखने में वो खाली खाली लगेगा, छोटी छोटी कीवर्ड्स लिखे हैं आपने। सेंटेंस फॉर्मेशन तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं लिख ही लूँगा, सेंटेंस बनाना है, आपको कीवर्ड पता होना चाहिए। तो इसलिए जब आपने नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो हमेशा इस सेंस में रहो कि इसको कट शॉर्ट करना है, ये छोटा छोटा फालतू चीज़ें हटाओ, है ना। तो इसलिए आपको बार बार अपने नोट्स को रिवाइज भी करते रहना है, उसी से आप कट शॉर्ट करोगे। और जो फालतू की चीज़ें हैं या जो चीज़ें आपको इंटरनलाइज हो चुकी हैं, है ना, अब मान लो जैसे वुमेन इशूज़ ही है, अब बेसिक चीज़ें आपको पता है ना कि यार, अब तुमने स्टार्टिंग में नोट्स में सब लिखा होगा कि सेक्स अब्यूजल है, डाउरी है, ट्रिपल तलाक, इतनी, अब तुमको बेसिक चीज़ें पता है। अब तुमको क्या है कि उसमें वैल्यू एनहांसमेंट चीज़ें लिखनी है बस, तो उतनी चीज़ें लिख दो बस उसमें। तो इससे क्या होगा, अब जब रिवाइज करोगे तो आपको पता रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि देखो बेसिक मुझे आता है, इसके ऊपर ये पॉइंट्स और अच्छे लिख दूँ मैं तो बहुत मज़ा आ जाएगा, है ना। क्योंकि बेसिक क्या होता है, जब आप मेंस में पहुंचोगे तो बेसिक वो सबको आता होगा, जो भी मेंस लिख रहे हैं। 10,000 लोग मेंस लिख रहे हैं ना, उसमें से 7-8 हज़ार को ऑलमोस्ट एक बेस लेवल आता ही आता है, क्योंकि फिल्टर लग चुका है। 9 लाख बैठे, 5 लाख बैठे एग्जाम देने, उससे तुम 10,000 पे आए हो, तो एक बहुत बड़ा फिल्टर तो लग ही चुका है। तो उस समय आपको ना हर फाइट, मार्क के लिए फाइट है फिर वो, कि अब आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो इसलिए वैल्यू एडिशन, अब वैल्यू एडिशन में क्या करते हैं आप नोट्स में भी, जैसे कॉमन नोट्स तो सबके बन ही रहे हैं, फिर वैल्यू एडिशन में आप क्या करते हो, पहली चीज़ है कोट्स, अच्छे कोट्स रखो हर टॉपिक पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, करप्शन पे, इस सब पे कोई कोट्स मिल रहा हो कहीं से, वो सब हो। GS4 में तो कोट्स बहुत काम के होते ही हैं। देन आपका सेकंड क्या होता है, कमिटीज़, सच्चर कमेटी, पंची कमीशन, सरकारिया कमेटी, ये सब के, ये जो प्री में पढ़ते थे नाम, उसका जो कमेटी की रिकमेंडेशन है, जैसे मान लो प्रकाश सिंह जजमेंट है, जजमेंट्स हो गए। कोई भी पुलिस रिफॉर्म पे क्वेश्चन आएगा, आपको प्रकाश सिंह जजमेंट तो लिखना ही लिखना है उसमें, 2-3 पॉइंट उसके, है ना। पढ़ा ही होगा सबने प्रकाश सिंह जजमेंट, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, 5 पॉइंट है उसके। तो जजमेंट्स हो गए। ट्रिपल तलाक पे कोई क्वेश्चन आया तो आपको वो लिखना पड़ेगा, जजमेंट जो आया था उसको, बानो, सारा बानो क्या नाम है उनका, है ना। और 377 क्वेश्चन आया तो नवतेज सिंह चौहर का लिखना है। तो आपको ये चीज़ें लिखोगे ना, ये आपके वैल्यू एडिशन है। बाकी देखो सबको पता है 377 सेक्शन क्या है, लेकिन अब जब आप लिखो कि सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली प्रोनाउंस्ड इन द नवतेज सिंह चौहर केस फला फला, तो एक तो आपको आंसर, वो क्रेडिबिलिटी मिल गई कि आप जो लिख रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आपका ऊपर आपका खुद का व्यू नहीं है। और आपको ये भी दिखा दिया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने आता है ये चीज़, मैंने पढ़ी ये चीज़। तो ये वैल्यू एडिशन है। और स्टैट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक जो है ग्रोथ रेट कितना चल रहा है, रेपो रेट कितना चल रहा है, MMR कितना है, IMR कितना है, ये भले ही फैक्चुअल चीज़ें हैं और ये UPPSC टाइप की वाली चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत काम आती हैं। आप जब फैक्ट्स लिखोगे, मान लो जैसे इकोनॉमिक सर्वे का कोई आपने लिख दिया फैक्ट, कि उन्होंने बोला था, जैसे 2017 इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था कि 67% या कितनी मिलियन लड़कियाँ अनवांटेड टाइप का है, उन्होंने बोला सेट सन मेटा प्रेफरेंस करके एक टर्म आया था उनमें, है ना। तो वो आप कहीं भी लिख सकते हो जब आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो, कि आपके लोग, लड़कियों को रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसको आप इकोनॉमिक सर्वे से जब बैक कर दोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट मिल जाएगा लिखने के लिए, कि सन मेटा प्रेफरेंस अगर आपने वर्ड यूज़ कर दिया तो अगर कोई भी सामने वाला जानने वाला, उसको पता चलेगा कि इस बंदे ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे पूरा नहीं पढ़ना है, उसकी जिस्ट आती है, शायद DIS की भी आती है, ऑलमोस्ट सबकी ही आती है, वो पढ़ लेना बस, उसमें मेन पॉइंट्स क्या है, आपको पूरा उसमें PhD नहीं करनी है। तो वैल्यू एडिशन जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। और वैल्यू एडिशन में आपके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप हर चीज़ का डायग्राम बनाओ। मान लो RTI का क्वेश्चन है तो RTI का बेसिक फ्लो चार्ट बना दो कि कैसे कैसे चलता है चीज़ ये, ठीक है। कोई भी मान लो जैसे कार्बन नैनोट्यूब पे क्वेश्चन आया था एक बार, तो आप कार्बन नैनोट्यूब के एक छोटा सा डायग्राम बना दो, एक पतला सा लाइन होगा उसमें, बिल्कुल बेसिक सा, जो कि 30 सेकंड के अंदर बन जाए, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसका एक डायग्राम बना दो, ग्लोबल वार्मिंग। तो डायग्राम, कमेटी के नाम, जजमेंट, और कोई अमेंडमेंट, बड़ा मेजर अमेंडमेंट, मान लो जैसे कोई क्वेश्चन आया तुम्हारा सेकुलरिज्म पे, तो आप कहीं ना कहीं डालो कि 42nd अमेंडमेंट में ऐसे हो गए इंडिया को सेकुलर कंट्री बनाया गया था, प्री अमेंडमेंट डाला गया था। तो इससे आपका वैल्यू एडिशन बनता है सब चीज़ों पे, ठीक है। और कोई इधर आके बोलो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। डायग्राम के एग्जाम्पल देखो, डायग्राम के एग्जाम्पल जैसे पहली बात तो स्पाइडर डायग्राम बनते हैं, कि कोई भी इशू आया, मान लो आ गया बैंकिंग इशूज़ क्या हैं, बैंकिंग इशूज़ 1 2 3 4, ऐसे बैंकिंग इशू गोला बनाओ, 1 2 3 4 5, तो इतनी बड़ी तो एरिया कवर हो गया तुरंत, और आपके 5-6 पॉइंट लिख गए, ठीक है। मैंने अपनी कॉपी डाली हुई है मेरे चैनल पे, वहाँ देखना, उसमें बहुत सारे बना रखे हैं मैंने।
ठीक है। मॉडल एनालिसिस एथिक्स का है। अब उसमें होता है कि ये क्या होता था, इंटीग्रिटी का कोई एक ट्रायंगल बनता है कि इंटीग्रिटी सबसे ऊपर चीज़ होती है, उसके ऊपर कंपैशन और ये सब बातें होती है, तो एक ट्रायंगल बना दो, है ना, इस टाइप की चीज़ें। तो अपने आप को खुद बनाने हैं आपको डायग्राम, जो अपने नोट्स बना रहे हो ना तब डायग्राम बनाने हैं आपको। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म में क्या है, तो मैंने उसमें बीच में गन बना दी थी, मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी का, लेकिन अच्छा लग रहा था वो देख के मन का। एक बार आया था उसके ऊपर ये किसी टेस्ट सीरीज में आया था, उस पर ये काऊ वाऊ के ऊपर आया था कुछ, मतलब बोवाइन पॉलिसी के बारे में, तो मैंने लिटरली उसमें गाय बना दी थी उसमें, तो उसमें मुझे गुड भी मिला था कि अच्छा था कि आपने ना, क्योंकि इसकी लिए क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि जब आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हो ना, और खास तौर से जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं, BA वाले जो होते हैं, तो उनकी आदत होती है कि वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं सब कुछ। तो इससे दो प्रॉब्लम होती है, एक तो क्या है, आपको लिखना बहुत पड़ता है ना, क्योंकि आपको अपनी कॉपी भरी भरी दिखानी है तो लिखना है। सेकंड क्या हो जाता है, आप खुद की राइटिंग स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि आप पूरा पूरा सेंटेंस लिख रहे हो, पूरा दा सारे प्रपोजिशन और सारे का ये सब जोड़ जाड़ के साथ जितनी अंग्रेजी की जितनी चीज़ें सब लिखना पड़ रहा है। इससे बेटर होता है कि आप दो तरीके होते हैं, या तो डायग्राम बना दो सीधे ऐसे ऐसे, या फिर क्या होता है वो इंडेंटेशन कर दो। जैसे हर 15 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा। तो सेक्शन जो क्वेश्चन पार्ट 1 है, A 1A 1B 1C 1T ऐसे कर लो, B 1B 1 ऐसे कर दो। तो आपने क्या किया कि एक पॉइंट लिखा, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया कि मान लो वही वुमेन के ऊपर आया, तो सोशल रीजंस 1 2 3 4, इकोनॉमिकल रीजन 1 2 3 4, ये रीजन ये इकोनॉमिक। इससे आपका आंसर जब आप खुद लिख रहे होगे ना, तो वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आंसर आएगा। तो डैट कन्वेज द फैक्ट दैट द पर्सन इज वेरी स्ट्रक्चर्ड इन दिस थिंकिंग, लॉजिकली थिंकिंग कर रहा है। और ऐसे ही अपने नोट्स बनाने चाहिए, है ना। कोई भी इशू के क्या स्पाइस एनालिसिस होती है, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस होती है कोई भी चीज़ की। तो आप उसको उसके हिसाब से नोट्स बनाओगे, तो आपके जितने अच्छे नोट्स होंगे ना, जितने स्ट्रक्चर्ड नोट्स होंगे, उतने ही स्ट्रक्चर्ड आंसर बनेंगे आपके। क्योंकि मेंस का पेपर मोर और लेस बहुत लाइकली सेम ही रहता है, कुछ बहुत अलग चीज़ नहीं आ जाती है। जैसे प्रीलिम्स में तो बहुत बार बाउंसर आता है, लेकिन मेंस में ना जैसे मोस्ट लाइकली वो उसी टाइप की। अब जैसे इस बार क्वेश्चन आया था पिछली बार 2020 में कि इंटर जनरेशन इशूज़ क्या है। ये सबके नोट्स में होगा ये चीज़ क्या होता है, भले इस नाम से ना हो, लेकिन पता होगा कि इस समय क्या है। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में वो उसकी बात कर रहा है, वो तुम और कुछ करना नहीं है उसमें, तो आपके नोट्स बने होंगे इसके बारे में। तो इस टाइप में ना तो जब एग्जाम में होता है क्या है कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप एकदम चाप के आंसर लिखोगे उसमें कि पता ही। जैसे इस बार क्वेश्चन क्या आया था, EIA के अमेंडमेंट आया था, किसी ने देखा होगा पेपर, तो EIA अमेंडमेंट आया था। अब वो बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ थी उसी टाइम की, जो कि मेरे नोट्स में डायरेक्ट था वही कि क्या चेंज हुआ है। मैंने एग्जैक्टली बनाया था यही कि 2006 में क्या है, 2020 में क्या है, वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो मैंने मस्त लिखा उसका पूरा आंसर, मुझे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा उसमें, क्योंकि बिल्कुल रटा। अब जब रटा हुआ आंसर आता है ना आपको, तो आपका टाइम बहुत बच जाता है, क्योंकि आपको बस सीधे लिखना है, सोचना नहीं होता उसमें। तो और वहाँ पे आपको एक एक मिनट की वैल्यू समझ में आएगी। 180 मिनट भी नहीं मिलते, 175 ही मिनट मिलते हैं। 5 मिनट वो फॉर्मेलिटीज़ में निकल जाते हैं उनके, कि गोला भरो, ये करो, साइन करो, वन करो। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए बहुत इशू होता है कि जब जितना चाहो, जितना कर सकते हो, उतना पेपर को प्रेडिक्टेबल बनाओ कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। तो इससे आपको ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक आंसर अच्छा लिखोगे तो दूसरा आंसर भी अच्छा लिख के आएगा, ठीक है। ट्वेंटी ईयर्स के इकोनॉमिक सर्वे नहीं, देखो 1 साल का ही कर लो, 2 साल, और तो मैं 3 अटेम्प्ट निकल गए मेरे, इसलिए मुझे पता है 2017 का ऐसा नहीं है, अब तुम्हें पढ़ना नहीं है मुझे। और ज़्यादा तो होता है ना, कभी नोट्स मिल जाएंगे तो वो पढ़ लो, लेकिन 1-2 साल का मोर देन एनफ है ना। जैसे पिछली बार का मैं कोविड बहुत अच्छे से कवर किया है, इस बार भी जो आएगा उसमें भी शायद करें। तो कोविड वाले में बहुत अच्छी केस स्टडीज़ मिलेंगी तुमको, क्या क्या कर सकते हैं। जैसे 2018 वाले में जुडिशरी के ऊपर उन्होंने काफ़ी कमेंट किए थे, तो वो आप कहीं भी लिख दो। जैसे उसमें एक बहुत अच्छा कमेंट था क्या कि गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट लिटिगेंट। तो ये क्या बताती है कि गवर्नमेंट ही आधे से ज़्यादा केस तो गवर्नमेंट ही लड़ रही है जाके, तो मतलब पब्लिक के लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। और गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट लूज़र भी है, ज़्यादातर केस हार जाती है गवर्नमेंट, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपके रूल्स और लॉज इतने एम्बिगुअस हैं कि वो क्लियरिटी नहीं मिल रही है। देखो कोर्ट में कोई कब जाता है, जबकि रूल्स और लॉज क्लियर ना हो, तभी तो कोर्ट इंटरप्रेट करेगा उसको। अगर कोई चीज़ लिखी है कि ये क्राइम है, तो ये क्राइम है, उसमें कोर्ट क्या बोलेगा, है तो है। इसका मतलब क्या है कि अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको आप रिफाइन करो। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते नहीं है कि फालतू के रूल्स है, जो ऑब्सोलीट रूल को हटाया जा रहा है, स्कैवेंजिंग ऑफ रूल्स करा जा रहा है। कितने सारे 100-150 एक्ट तो हट गए हैं फालतू के, है ना। हाँ, 1 ईयर का पढ़ो, अगर बहुत टाइम है तो 2 ईयर का कर लो, है ना। अभी अगर तुम्हारा अभी मेंस है ना, तो बस 1 साल का पढ़ना, अभी मत करना, बस आएगा भी नहीं, पुराना वाला करने की जरूरत नहीं, अभी तुरंत ये करना है, ठीक है। और आप कुछ पूछ रहे थे यहाँ पे?
देखो सिलेबस तुम्हारा नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस डिफाइंड है बहुत अच्छे से। पानी मार दीजिए, पानी मार दीजिए, है ना। कि सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइंड है। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि इंक्लूसिव ग्रोथ एक पार्ट है, उसमें आप अपने नोट्स बनाओ। अब कहीं भी गूगल पे लिखो इंक्लूसिव ग्रोथ, कोई भी टॉपिक लिखो, आगे यूपीएससी डाल दो उसके। सिक्योरिटी इशूज़ क्या है, बॉर्डर मैनेजमेंट का एक लिखा हुआ है बॉर्डर मैनेजमेंट। अब बॉर्डर मैनेजमेंट में लिखा है तो आपको अपने आप समझ जाना चाहिए कि आपका जो चाइना से चल रहा है आजकल, उधर अफगानिस्तान से है, इधर जितने में है ना सारे इश्यूज़ आ गए उसमें। तो जब इस तरीके का बन जाएगा तो आपको नोट्स अपने आप वैसे ही समझ में आएंगे। और GS1 में तो काफ़ी डिफाइंड सिलेबस है। आपको क्या है, मॉडर्न इंडिया, जैसे GS1 में मेडिवल इंडिया तो पार्ट है नहीं, लेकिन हिस्ट्री पार्ट नहीं है, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उसमें, है ना। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी लिखा हुआ है ना उसको आप समझो कि वो क्या पूछना चाह रहा है इस चीज़ में। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज है एक पार्ट, उसमें लिखा हुआ है। तो आप इसको समझिए कि मेन जो न्यूज़ में भी है, जैसे ऑयल, शेल गैस, इस टाइप की जो है ना आजकल पॉलीमेटाइलिन नॉन ड्यूसल PMN, तो इस बार शायद क्वेश्चन भी आया है इसके बारे में कोई। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कोई चीज़ कहाँ पे है ना। फिर आप जब पास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको खुद समझ में आएगा वो क्या पूछ रहा है। जैसे क्या होता है कि यूपीएससी खासतौर से मेंस में कभी इवेंट्स नहीं पूछता, बहुत रेयरली होता है कि कोई इवेंट पूछे। वो हमेशा वो इशू पूछता है कि सिक्योरिटी इशू क्या है, इसमें क्या इशू चल रहा है। जैसे OGW का क्वेश्चन आया था 2019 में, ऑन ग्राउंड वर्कर्स डाला, तो वो एक इशू है कि स्लीपर सेल्स वाला बेसिकली वो इशू है ना। वो एक पूरा इशू है, कोई इवेंट नहीं हुआ है। तो आपको उस तरीके से तो पढ़ना है इशू बेस्ड में कि बैंकिंग रिफॉर्म एक इशू है। अब स्पेसिफिक कोई पूछेगा तो नहीं, है ना। तो वो चीज़ें नहीं करनी आपको इशू बेस्ड पे लेके करना है कि कोई भी चीज़। RTI एक इशू बन चुका है अब, है ना, बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट थिंग। जुडिशरी रिफॉर्म्स एक इशू बन गया है। जब अभी कुछ साल पहले वो वाला इशू बना था क्या कि मास्टर ऑफ द रोस्टर, वो भी एक डिफरेंस क्या है, एथिक्स क्या है। सुनने में सब एक चीज़ जैसे मान लो कहते हैं डिफाइन एंगर, तो एंगर सबको पता है क्या, लेकिन डिफाइन नहीं कर पाओगे, डिफाइन हैप्पीनेस भी नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना, ये आपको कहीं भी मिल जाए, किसी कोचिंग से मिल जाए, लेक्सिकन से मिल जाए, मुकुल पाठक सर के नोट्स आते हैं उससे मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए, गूगल कर लो, कहीं भी मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से पढ़ो वहीं से पढ़ो, आपको चीज़ पता होनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव कहाँ से पढ़ रहे हो वो चीज़ आप। तो उस पर आप हर चीज़ पे नोट्स बनाओ, ठीक है। सारे कीवर्ड्स जितने भी हैं मैंने अपने चैनल पे डाल भी रखे हैं वैसे अपने जो मेरे खुद के नोट्स हैं, लेकिन आप खुद बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो आप जब नोट्स बनाओगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये क्या है। और क्वेश्चन भी यही पूछे, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वो क्या एग्जैक्टली वर्ड्स क्या हैं। और उसमें क्या होता है कि इथिक्स में कीवर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लो होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये आपको कहीं डालना, सोशल जस्टिस, है ना। तो यही चीज़ जब आप डालोगे तो आपका आंसर अलग लगेगा। वरना तो देखो उसका ऐसा क्वेश्चन होता है कि सब लोग आंसर लिख लेंगे उसमें, है ना। कोई ऐसा अलग चीज़ नहीं, बस सिंपल सी बात है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो सब लोग लिख देंगे इसमें आंसर। लेकिन आप उसमें थोड़ा अच्छे से लिखो कि अच्छी चीज़ कि इथिकल डिलेमा को करने के लिए ये जो टर्म हैं अच्छे ये आप उठा के लिखो तो आपको सही लगेगा। और फिर ये हो गया। और फिर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल्स आप पेपर रीडिंग से लिखवा लोगे। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो मैं 2-3 तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो है कि आप अपने GS के नोट्स बना रहे हो, ठीक है, एक वो हो गया, वो बनाते रहो जो भी आ रहे हैं। सेकंड क्या होता है, आप अपनी आर्टिकुलेशन स्किल अच्छा करने के लिए कि लिखना कैसे, लिखने का अंदाज़, वो आप जब एडिटोरियल पढ़ोगे इन रॉ फॉर्म, जब एग्जैक्ट आता है उसका समरी नहीं एक्चुअल एडिटोरियल, तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे लिख रहे हैं वो चीज़। क्योंकि वो बहुत नामी गिरामी लोग मतलब C राजा मोहन लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में इसके ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। तो वो आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ टू एक्चुअली बैलेंस आउट द ओपिनियन, कैसे आप अपना आर्टिकुलेशन करके लिख रहे हो। तो ये फिर थर्ड पॉइंट होता है न्यूज़पेपर रीडिंग का कि आप अच्छे एग्जाम्पल्स ढूंढो। जैसे कोविड में बहुत एग्जाम्पल्स आए हैं, है ना, लीडरशिप के, कम्युनल हार्मनी के, है ना, एम्पैथी के, कंपैशन के, बहुत एग्जाम्पल हैं इस टाइप के। पब्लिक सर्विस के तो भर भर के एग्जाम्पल है। कुछ कितने लोग तो फ्रंट लाइन लोग दे हैव डाइड ऑन द ड्यूटी, है ना। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप ढूंढो, और जितने रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखोगे ना उतना अच्छा लगेगा सुन के। और फेमस एग्जाम्पल थोड़े, है ना, जैसे IAS YAS कितने लोग को कोविड हुआ। जैसे यहीं लखनऊ के DM थे अभी जो हैं अभिषेक प्रकाश सर, इनको पूरी टीम उनको कोविड हो गया था, ये लोग सब लोग चले गए थे अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको मेंटेन कर रखा फ़ोन से करके। योगी जी को हुआ, उनका नाम मत लिखना, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर का नाम कि मैनी CMs हैव डन दिस। तो ये भी क्या है, पब्लिक सर्विस है आपकी, कि आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से आप काम कर रहे हो ये चीज़। तो ये सब चीज़ों की जब एग्जाम्पल लिखोगे तो ये आपको एनहांस करेगा GS4 के नंबर, है ना। और केस स्टडी के लिए तो बेसिक आजकल तो ट्रेडिशनल केस स्टडीज आ भी नहीं रही हैं, लेकिन ठीक है, उसमें वही होता है कि देखो 1-2 पॉइंट है कि स्टार्टिंग ऑफ द केस स्टडी में आप उस केस स्टडी की जो कोर वैल्यू पूछ रहा है, मान लो वो पूछ रहा है कि दिस केस स्टडी टॉक्स अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, 1-2 लाइन में लिख दो ना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा
कि वो जो चेक कर रहा होगा कि ये इस आदमी को पता है कि ये क्या बात कर, वो लिख दो। उसके बाद आप अपना वही स्टेक होल्डर अप्रोच कर लो या एथिकल मैपिंग कर दो या एथिकल इश्यूज लिस्ट आउट करने को कर दें, फिर बाकी अपना लिखते रहो जो लिखना है। वो तो ऑलमोस्ट सब सेम लिखोगे, लेकिन ये चीज़ें आपके ना थोड़ा वैल्यू एडिशन करती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो ये एक लेवल के बाद आपकी शुरू होगी। पहले आपको बेस पूरा बनाना है। ये सब चीज़ें वो हैं जो आपकी रैंक इंप्रूव कराएंगी। पहले आप पास करने के लिए आपको एक बेस बना देना है कि यार कुछ भी आएगा मैं लिख तो दूंगा। अब आपको क्या है, इस कमेटी के नाम डालना, स्टैट्स डालना, ये सब आपकी ना ये होता है वैल्यू एडिशन। लेकिन पहले वैल्यू तो बनाओ, एडिशन तो बाद में होगा, है ना। वैल्यू बनाने के लिए आपको बेसिक पूरा पढ़ना है जितनी चीज़ें। अच्छा अच्छा, वैसे वाला बोल रहा हूँ। हाँ। तो देखो, हाँ चलो आंसर राइटिंग कर ही देते हैं, बहुत सारे आ रहे हैं इसमें। देखो आंसर राइटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। लिस्ट में मेल्स के थ्रू ही आते हैं, इंटरव्यू पे ज़्यादा भरोसा मत करो। इंटरव्यू बहुत ही धोखेबाज चीज़ होती है, बेवफा होती है, वो पता नहीं कब किसको दे दे। तो आपको मेल्स को बहुत अच्छे करके आना है। और मतलब जब अच्छे करके आना है कि मतलब आपको इस एग्ज़ाम साइकिल से निकलना है, दैट मीन्स कि आपका कट ऑफ से कम आराम से 80, 90, 100 नंबर ऊपर होना चाहिए, है ना। जैसे मेरा इस बार कट ऑफ प्लस 92, 94 था, ठीक है। तभी मिलेगा आपको IAS में अगर आना है, इतना तो करना है। तो अब आपको क्या है, तो मैंने जो टिप्स बताया, अब एक्चुअली में मेंस में लिखना कैसे होगा। तो आपको देखो, सबसे पहली बात तो पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखो। दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग आंसर्स। जहाँ तक हो सके पॉइंट फॉर्म में लिखो। कभी कभी नहीं लिख पाते तो ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट फॉर्म में लिखो। डायग्राम्स खूब बनाओ, मैपिंग खूब करो, एग्जाम्पल्स खूब दो, है ना। और जितने अच्छे एग्जाम्पल दे सकते हो दो। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन, और मैपिंग तो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, कोई भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है या सिक्योरिटी इशू का क्वेश्चन, मान लो बॉर्डर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आया, जस्ट मेक इंडिया का डायग्राम, बता दो कहाँ का क्या इशू चल रहे हैं, बस छोटा छोटा करके लिख दो उसमें। और तुरंत इंडिया का मैप तो आप 5 सेकंड में बना दो, ऐसा प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ढंग से मतलब दिखे जाए वो इंडिया का मैप, वो ऐसा ना वो तो बच्चा ना बन जाए वो देखने में, ठीक है। तो मैप बनाना सीख लो अच्छे से। और सिर्फ इंडिया का क्यों, मान लो आज का इंटरनेशनल रिलेशन में तो इंडिया के आसपास के भी मैप बनाना सीख लो कि अफगानिस्तान का कैसे बनता है, साउथ ईस्ट एशिया का क्वेश्चन आया, आप बना दो, एक एरो बना के दिखा दो तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो देखो आपका इसका बेसिक क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जैसे जब पेपर लिख रहे हो तो वो बंदा जो चेक कर रहा है वो एक दिन में 20-25 कॉपी चेक कर रहा है तुम्हारी। सब ने सेम आंसर लिखे हैं, सबका सेम ही चीज़ होती है, सब एक ही लेवल के पढ़े हुए हैं। तो आपको अपनी बुक कॉपी को स्टैंड आउट करना है। मतलब ऐसा आंसर लिखो कि अगले 2-4 कॉपी को तो नंबर ही कम करा दो उनके, इतना अच्छा बेंचमार्क आपने कर दिया। तो उसको स्टैंड आउट करने के लिए क्या है कि अपने आंसर में कुछ मोनोटोनस जो चल रहा है उसको ब्रेक करना है आपको। सब पैराग्राफ में लिख रहे हैं, आप पॉइंट फॉर्म में लिख दो आंसर। कोई डायग्राम नहीं बना रहा, आप डायग्राम बना के दिखा दो आंसर, जल्दी स्पेस जल्दी भरेगी और पेपर पूरा जल्दी कंप्लीट होगा। और जो आप बोल रहे हो ना कि आखिरी की मसला नहीं है, टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही होता है। आपको सिर्फ गधा मजदूरी नहीं करनी है एग्जाम में, इस सर्विस भी गधा मजदूरी वाली नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो आप सिर्फ आंसर लिखने में चले जाओगे तो आपको एक तो क्वेश्चन पीछे छूटेगा, तो आपको बीच बीच में एरो डायग्राम बना के बनाओगे तो आपको कॉपी भरी भरी लगेगी और टाइम भी बच जाएगा इसमें। फिर जो एक और चीज़ है, ये तो चलो ठीक है मार्जिनल है, इससे ज़्यादा क्या है कि आपका टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जितने टेस्ट सीरीज, देखो ज्ञान सबको मिल गया क्या करना है क्या है, लेकिन जितने आप टेस्ट सीरीज लिखोगे, कहीं भी लिखो, ध्येय में लिखो, ध्येय भी अच्छा है, जहाँ मर्जी आपको लिखना हो लिखो, लेकिन लिखो टेस्ट सीरीज। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने प्री और मेंस के बीच में 50 टेस्ट लिखे थे टोटल, ठीक है। तो अलग अलग जगह से मतलब सब कुछ प्री, उसमें ऐसे भी है, एथिक्स भी है, GS ऑप्शनल, सब कुछ मिला के तो 50 से लिखना बहुत होता है, बहुत चीज़ हो जाता है। आप जितने लिख सकते हो ना टेस्ट लिखो, क्योंकि उससे आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन उसको लिखोगे कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हो, बेसिक इंट्रोडक्शन, बॉडी A, बॉडी B और कंक्लूजन जो होता है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये चीज़ करनी है। फिर आपका जो पॉइंट था कि वही जल्दी कैसे, तो एक तो है कि अपना पेन वैन डिसाइड कर लो किस पेन से लिखते हो, जो अच्छी राइटिंग आती है, सबका अलग अलग हो सकता है ना। वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि वहाँ जब 1-1 मिनट की बात हो रही है, जैसे मैं लिखता था पेंटल एरजेल्स करके एक है पेन, वो मुझे लगता है कि उससे स्पीड तेज़ आती है, या V5 से भी तेज़ आती है स्पीड। तो ये सब कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। कोई बहुत ही क्लीशे चीज़ें लगती है, लेकिन मैं भी ये सब ढूंढता था भाई कौन सा टॉपर कौन से पेन से लिख रहा है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मेरे को भी आता था कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। और जेल पेन जनरली तेज चलता है, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो ये भी आपको कर सकते हो। तो और फिर आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको आंसर लिखने की जब तक हेजिटेशन रहेगी तो आप धीरे लिखोगे। जब आपको लगेगा कि आंसर हाँ लिख देंगे आंसर, उसमें क्या है। जैसे बहुत लोग को होता है, इनर्शिया होता है कि आंसर नहीं लिखना यार, पढ़ा लो 2-3 आंसर नहीं लिखना। और आंसर जब राइटिंग भी कर रहे हो तो चलो ठीक है, स्टार्टिंग अगर कर रहे हो तो ठीक है 20-25 मिनट लगेंगे। फिर आपको इवेंचुअली ऐसे फेज में मूव करना है कि आप टाइम बाउंड में आंसर लिखोगे। 5 आंसर लिख रहे हो, 5 × 7.5 कर लो, 40 मिनट दो, 45 मिनट दो, उसमें आपको 5 आंसर लिखने हैं लगभग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 15 नंबर क्वेश्चन होता है उसमें आपको 11 मिनट मिलते हैं, और जो 10 नंबर क्वेश्चन होता है उसमें आपको 7-7.5 मिनट मिलते हैं इसके अराउंड।
तो अपने आप को वहीं पे आपको लाना है। ये आप सिर्फ प्रैक्टिस से ला सकते हो, सिर्फ बातें सुनने से और उससे नहीं होगा। जितना तेज लिख सकते हो उतना लिखो, क्योंकि वहाँ पे देखो एक्चुअली इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके नोट्स कैसे बने हैं, कि आपको खटाखट पॉइंट्स याद आने चाहिए। बिकॉज एक्चुअल एक्सपीरियंस से 2 मेंस के बता रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है वहाँ पे जाके, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। पूछ क्वेश्चन है, आपने कुछ और लिख दिया तो 0 देता है आपको सीधे वो, है ना। मतलब पूछा कुछ इशू, वाई पूछा कि आपने हाउ लिख दिया उसका आंसर, है ना। और फिर उसमें भी है क्रिटिकली एनालाइज करना है, इलेबोरेट करना है, उसके हिसाब से आंसर की अप्रोच चेंज होती है। तो क्वेश्चन हमेशा 2, फिर आप देख रहे हो यार ये तो क्रिटिकली एनालाइज करना था, मैंने तो इलेबोरेट कर दिया इसको, है ना। तो ये ना होए, तो 2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको तुरंत आंसर लिखना शुरू करना है। उसके पास कोई सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर सोचोगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। इसलिए इंट्रोडक्शन आपका बहुत ही स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। GS2 में कोई भी इंट्रोडक्शन आएगा, मोस्ट लाइकली आप कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइन स्टार्ट करोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल दिस इज दिस, या कोई जजमेंट से करोगे, है ना। तो ये चीज़ हो गई स्टैंडर्ड करने वाला। GS3 का कोई भी आएगा, आप इकोनॉमिक सर्वे मिल गया, कोई रिपोर्ट मिल गई अच्छी, या लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि इतने % लोग ऐसे हैं, है ना, ये करो स्टार्ट, ये बहुत अच्छी बात हो गई। कोई इंडेक्स आ गया, हंगर पे कोई क्वेश्चन आया मान लो, आप स्टार्ट करो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया स्टैंड 97 आउट ऑफ द 108 कंट्रीज। तो ये बुरा हो गया ये बात। तो दिस एक्सप्लेन्स अ लॉट अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो स्टैंडर्ड हो गया, 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है कि आप खूब आंसर लिखोगे तो खूब इंट्रोडक्शन लिखोगे। तो ये सब चीज़ें ना मैकेनिकल हो जाती हैं कि आपने क्वेश्चन करा, धर लिखना शुरू कर दिया। फिर जब बीच में बॉडी में आते हो तब आप थोड़ा सोच के लिखो कि हाँ प्रायोरिटाइज करना है। पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, प्रायोरिटी आपको वहाँ पर डिसाइड करनी है कि कौन सा पॉइंट पहले लिखना है ना। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितना एग्जाम जैसे मैं बता रहा हूँ, पेन लेके जाओ, कंजूसी मत करना। मैं भी हर पेपर में नया पेन लेके जाता था, रिफिल बच जाती तो बच जाती थी, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें ना बाद में 1-1 मिनट मैटर करता है। कि वैसे मेरे GS4 की कॉपी तो मुझसे छीनी गई थी। GS4 काफ़ी लंबा हो जाता है, और वो क्या हो जाता है कि फिजिकल फटीग भी आ जाती है तब तक, क्योंकि आप लगातार 3 दिन से लिख रहे हो, है ना। ये चीज़ अभी आपने फेस नहीं करी होगी कि जब आप 3 घंटा 2 दिन एग्जाम, 3 घंटा 2 बार लिख रहे हो, 6 घंटा एक दिन में, और 3 दिन लगातार लिख रहे हो, तो जब GS4 तक आओगे ना तो हाथ नम हो जाएंगे लिखते लिखते तुम्हारे एकदम एंड तक। GS4 होता भी सबसे लंबा पेपर है ना। तो ये भी एक फैक्टर इंप्रूव होता है। वहाँ पे ना बहुत चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं आपको, प्रेजेंस ऑफ माइंड, फिजिकल फिटनेस, है ना। अब आप यही नहीं कि 2 बार बाथरूम में चले गए, 3 घंटे में आपको ऐसा ट्रेन करना है कि बाथरूम कुछ नहीं रखा पे वहाँ पर, आपको एकदम घड़ाधड़ लिखना है, एकदम ऐसा कर्म नहीं होता, एकदम कर्मयोगी बन के एकदम लिखना है। वहाँ पे फिर कोई टाइम नहीं, क्योंकि आप जाओगे तो फिर आपका ही टाइम वेस्ट होगा। 2 मिनट गए, आप 2 क्वेश्चन छूटे, आप लिस्ट से बाहर, खत्म, है ना। तो इस बहुत ब्रूटल कॉम्पिटिशन है। इस बार कितने 712 सीट्स है, मेरे टाइम में 800 लोग सेलेक्ट हुए हैं, टोटल 751 सेलेक्ट हुए हैं, रिजर्विस्ट आके 800 कुछ हो जाएगा। समझो 9 लाख में से 800 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको यू हैव टू बी द बेस्ट, है ना। तो इसलिए डरा नहीं रहा हूँ मैं, बस मैं कॉशन दे रहा हूँ कि भाई देखो अपनी तरफ से पूरा लगाना है। और इस सब के बीच में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो वही कि हाउ टू मूव ऑन, कि आपको सेल्फ पिटी नहीं करनी है कि यार क्या यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे सब दोस्त तो ये कर रहे हैं। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने खुद अपने लिए करा है शुरू, आप खुद IAS बनोगे तो खुद ही सबसे ज़्यादा मज़े करोगे, है ना। किसी को मेहरबानी नहीं कर रहे हो करके। खुद UPSC नहीं बोला था कि आप आ जाओ, आप गए हो ना उसके बाद, तो उसको तो देखो वो तो ब्रूटल है ही, आपको उसके स्टैंडर्ड पे लिव अप टू करना है ना। तो अपने आप को पिटी नहीं करना कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ही क्यों कर रहा हूँ ये काम, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, ये सब करोगे ना तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको रखना है कि मैंने एक मिशन उठाया है, मुझे ही ये करना है और मैं करके रहूँगा। ये अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे फेज में, और स्पेशली इंटरव्यू में। मान लो वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका वो कर दें कि, मान लो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एक बार मेरे दोस्त से कि जब डोकलाम चल रहा था तो उन सर ने पूछा था, एक्चुअली क्वेश्चन था ये एक्चुअल इंटरव्यू में, कि इंडियन आर्मी क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, वो तो घुसे चले आ रहे हैं, हम लोग फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हैं वहाँ पे, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। अब देखो इतना नेगेटिव क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो आपको इसको घुमा के पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, नहीं सर ऐसा नहीं है, कुछ कर भी रहे हैं हम लोग, इतना भी बर्बाद नहीं है ज़िंदगी, है ना। तो आपको ये पॉजिटिव अप्रोच हर जगह, जैसे हर कंक्लूजन आपका पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अप्रोच दिखनी चाहिए, तो उससे उसका तो नंबर जुड़ते भी नहीं है ना। तो ये नहीं है कि हमको 200 में 198 नंबर चाहिए, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ कट ऑफ से 2 नंबर भी चलेगा ना, चलेगा, कोई बात नहीं। IFS वाले तो कोई होगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, वरना सिर्फ वो कट ऑफ क्लियर करना है। तो इसलिए इतना एफर्ट भी नहीं डालना है उसमें। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ो नहीं, मतलब ये है कि आप सब चीज़ में पागल मत हो जाओ, क्योंकि प्रीलिम्स आजकल जैसा आ रहा है कि आप पगला जाओगे पढ़ते पढ़ते। अब जैसे इस बार स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ गए, तो भाई आप कितने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पढ़ोगे आप। आज इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पूछा है, मान लो अगली बार स्नूकर पे पूछ लिया तो क्या लिख लोगे उसमें। तो ऐसे बाउंसर को आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर नहीं कर सकते। अब कब रेडी होते हैं इसका बैरोमीटर चेक ये होता है कि आपकी प्रीलिम्स की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, दैट इज 65 डेज बिफोर द प्रीलिम्स, आपका पूरा मेंस की प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, स्पेशली ऑप्शनल की बिल्कुल सारे नोट तैयार, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तैयार,
आपको सब कुछ पता है ऑप्शनल के बारे में, फैक्ट्स भले भूल जाओ लेकिन कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बैरोमीटर कि अब मैं, क्योंकि देखो प्रीलिम्स की तैयारी ऐसे करनी है कि इसके बाद तुरंत मेंस शुरू होगा, फिर आपको मेंस करना, मेंस को जब वो 80 दिन आते हैं तब आपको पढ़ने का टाइम नहीं होता, आपको लिखना होता है उसमें पूरा टाइम। तो यही चेक है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए नहीं कर रहे हो, प्रीलिम्स के बाद मेंस क्वालिफाई करने के लिए आप पढ़ रहे हो उसके लिए। तो यही चेक होता है कि मैं क्या प्रीलिम्स करने के बाद तैयार हूँ ही करने के लिए, तब आप प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू कर दो। और प्रीलिम्स दबा के 2 महीने पढ़ो, वही आपका ऑप्टिमल टाइम है। अगर 5 महीने पढ़ोगे तो देन यू विल बिकम कॉम्प्लेसेंट कि पढ़ लेंगे। जब 2 महीने का टाइम होगा 60 दिन का, उसमें आपको 50 टेस्ट देने हैं, है ना, लगभग 50 टेस्ट दे देना, 45 टेस्ट देना कम से कम, जो भी कोचिंग कब कर रहे हो। तो अब आपको ना बिल्कुल मिशन मोड में पढ़ाई होगी। देखो मिशन मोड जब बहुत लंबा मिशन हो जाता है ना, तो फिर आप नहीं पढ़ पाते उतना। तो उस टाइम पे आपको स्पेसिफिक पढ़ना है कि एक दिन में टारगेट बना के 1 हफ्ते में पढ़ना है, 1 हफ्ते में पढ़ना है, इस टाइप से करोगे तो होगा। और कोई आएगा? हो गए? हाँ, इंटरव्यू बहुत दूर है अभी, पहले वहाँ तक पहुँचो फिर करेंगे। इंटरव्यू ना सबसे रोमांटिसाइजिंग चीज़ होती है, वो जब आओगे तब बहुत टाइम मिलेगा, तब कर लेना। इंटरव्यू के लिए देखो बेसिक क्या होता है, जो बेसिक फर्रा बता रहा हूँ अभी से, लर्न टू टॉक, किसी से बात करना। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये झिझक जब निकलेगी ना, बिकॉज वहाँ पे इंटीमिडेटिंग एटमॉस्फेयर होता है। मतलब हो सकता है देखो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, 35 साल बाद बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हुआ ढोलपुर हाउस को भी देख के आओ, एकदम राजा, एक्चुअली वो राजा का घर था ढोलपुर हाउस, वहाँ के ढोलपुर के राजा थे वो। तो वो घर, वो सेटिंग, वो आपको सर बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि कहाँ आ गए हम, एकदम से क्या होने लगा। इतनी रिस्पेक्ट मिलने लगती है ना, अब तुम इंटरव्यू देते जाते ही इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, तो खुद ही लगता है यार क्या बन गया मैं एकदम से, है ना। तो उस समय आपको ना बात करने की झिझक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आप खुल के बात कर पाओ। वो बस यही देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आपका। आपको हर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा, ठीक है, कभी कभी वो डेलिबरेटली आप पे प्रेशर बनाएंगे भी। तो आपको ना वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बात होती है कि अपने इमोशन को नहीं आने देना है बाहर। तुमको नहीं आ रहा है तो ये नहीं कि मतलब लाइन से 2-3 बार नो बोल दिया, तो अब ये नहीं कि अरे यार अब तो बर्बाद हो गए, ठीक है। अब ऐसे सोचो ना, आप मान लो सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, प्राइम मिनिस्टर ने आपको बुला के क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं आता, कोई चीज़ मतलब पूछ ली कि इस गाँव में कितने लोग की कितने पुलिस है, नहीं आता सर, अभी हम पता करके बताता हूँ चीज़। तो आपको ये कॉन्फिडेंस दिखाना है कि ठीक है अभी नहीं आता, लेकिन मैं आई एम द कैपेबिलिटी, आई गो आउट और मैं पढ़ूंगा। तो इसलिए एक बढ़िया आंसर ये भी होता है कि आई डू नॉट नो सर बट आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट। है, तो आपको उस सेंस में देखो, अपने आपको सेक्रेटरी लेवल पर सोचो कि मान लो कोई टफ क्वेश्चन पूछ दिया, अब आप एकदम नहीं हाय राम क्या पूछ लिया, आप क्या पढ़ाएं। कभी देखा ऐसे करते हुए? कोविड के टाइम पे इतनी ब्रीफिंग होती थी, अमिताभ खरे कि एजुकेशन पे इतना हुआ था, अमिताभ खरे सर तुम्हारे एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, कभी इसमें देखा उड़ते हो कि अरे यार अब तो मेंस वो हो नहीं पा रहा, बोर्ड अब क्या करेंगे। तो आपको ना कंपोज दिखाना है, तो यही चीज़ इंटरव्यू में भी दिखानी है। उसके लिए आप अभी से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा नहीं करने के बजाय गप्पे मारना शुरू कर दिए, अपनी बात कहने का वो होना चाहिए। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत अच्छी बात है, इतने लोगों के बीच में क्वेश्चन बोल पा रहा है आके, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। हाँ, किसके महीने पहले? प्री और मेंस के, हाँ स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है? इस स्ट्रैटेजी तो मैं बता ही रहा था अभी। देखो प्री के लिए, देखो मैं बताऊं, 2-3 दिन पहले तो बताया नहीं। देखो प्रीलिम्स के 2 महीने बैठ जाओ तुम, प्रीलिम्स के 2 महीने पहले आपको प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू करनी है, 2-2.5 महीने पहले। जैसे 5 जून को है अगली बार, है ना, तो 5 जून से 5 मई 5 अप्रैल, तो मार्च एंड में आपको पढ़ाई शुरू करनी है। ये नहीं कि आप जनवरी से पढ़ना शुरू कर दिए, कोई मतलब। हाँ, जब प्री का पढ़ रहे हो ना तब मेंस नहीं पढ़ना है, फिर नहीं पढ़ना उस टाइम में। प्री मतलब आपको, तभी तो मैं बोल रहा हूँ 2 महीने आपको सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है, एकदम रट्टा वाला, है ना। कब कौन से राजा, अब राजा तो नहीं, मतलब कब कौन सा एक्ट आया, रोलेट एक्ट में क्या पॉइंट थे, क्विट इंडिया मूवमेंट कब, अब तो साला क्वेश्चन ही पूछ रखा है उन्होंने, 8 अगस्त को क्या हुआ, एकदम स्पेसिफिक पूछ लिया। तो तब आपको ये सब ओपिनियन नहीं पूछ रहा है, तब आपको स्पेसिफिक प्रीलिम्स वाला, कौन सी रिपोर्ट कौन छापता है, कौन सी IPCC में क्या बोला गया है ना, किसका ये मंदिर किसने बनवाया था, ये सब बातें आपको तब वो पढ़नी है। उस समय प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है। जब प्री पढ़ रहे हो देन इट इज़ प्योरली प्री, 2 महीने। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो उन 2 महीने में ना आप ऑप्शनल पढ़ पाओगे ना आप एथिक्स पढ़ पाओगे। GS 1 2 3 तो थोड़ा पढ़ लोगे बिकॉज वो कॉमन होता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शनल बिल्कुल तैयार होना चाहिए, बिकॉज उसके बाद आपके पास 2-2.5 महीने का एकदम हियाथिस आ जाएगा कि आप बिल्कुल छूओगे भी नहीं। तो उससे उस 2-2.5 महीने के बाद जब आप दोबारा ऑप्शन उठाओगे ना, तो ऐसा ही लेना चाहिए ये क्या पढ़ने लगे हम एकदम से, थोड़ा थोड़ा याद आ जाना चाहिए वो चीज़। ये इसलिए बड़ी बात है। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया? अरे इंटरव्यू छोड़ो ना यार, तो इंटरव्यू भी बहुत दूर की बात है। इंटरव्यू तक पहुंचोगे तो सब में आ जाओ, ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएंगे बहुत सारी तुमको। इंटरव्यू के लिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे यार, वही एजुकेशन, हेल्थ,
यूपी के स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, क्रिकेट के ऊपर पूछा था, इंटरनेशनल रिलेशन के पूछा था, है ना। लेकिन अभी उस पर मत जाओ, है ना, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, वो बहुत दूर है अभी उसे ना। देखो रोमांटिसाइज नहीं करना है इस जर्नी के साथ, प्यार भले करो, लेकिन रोमांटिसाइज नहीं करना है कि यार मैं कितना पढ़ रहा हूँ। देखो जैसे वो बेवकूफ़ी की चीज़ें होती हैं ना, स्टडीग्राम वाली चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी में 3 घंटे का टाइम लैप्स वीडियो बनाया कि देखो पढ़ रहा हूँ मैं, किसी को दिखा थोड़ा कि पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ो खुद चुपचाप, है ना। तो वो बहुत बेवकूफ़ी की चीज़ होती है। और लवासना का वीडियो कोई नहीं देखेगा, आज से प्रण उठा लो, कोई लवासना और ग्रैंड एंट्री ऑफ IPS IAS सब फालतू की चीज़ें होती हैं, वो नहीं देखने वो सब चीज़ें, है ना। वो जब आओगे तो करना, ये नहीं कि बैठ के बना वाह खोलेंगे वादियाँ दिखेंगी सामने वाह वाह, वो सब ना वो छोटी चीज़ें, वो सब तुम्हारा मोटिवेशन कर रही है ना, तो तुम कहते हो कि यार वादियाँ तो मैं कहीं और जाके भी देख सकता हूँ, वहीं जाना जरूरी थोड़ी ना है ना। तो अगर ये सब चीज़ें अगर तुमको मोटिवेट कर रही है तो दैट इज़ अ रॉन्ग मोटिवेशन, इस सबसे नहीं होता है। अब ग्रैंड एंट्री अगर तुमको मोटिवेट कर रही है तो क्या पता नहीं मिली ग्रैंड, उस समय नीली बत्ती हट गई, पहले बहुत लोगों को नीली बत्ती मोटिवेट करती थी, अब जिस दिन नीली बत्ती हट गई तो आधे लोग तो छोड़ देंगे फिर पढ़ाई करना, नीली बत्ती मिली नहीं रही, है ना। तो आपको ये फालतू की मेटेरियलिस्टिक चीज़ें अगर मोटिवेट कर रही है दैट इज़ अ रॉन्ग मोटिवेशन, है ना। आपको सेल्फ वर्थ प्रूफ करनी है, दैट इज़ अ गुड मोटिवेशन, वो हमेशा रहेगा आपको कि मैं अपने आप को मैं मान लो। और ये भी है कि भाई अब जैसे मेरा IIT में नहीं हुआ था सिलेक्शन, है ना, बहुत लोग को नहीं हुआ होगा यहाँ पे, तो ये सब नहीं सोचना कि मैं इस कॉलेज से हूँ यार, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ये एग्ज़ाम में मेरे साथ IIT बॉम्बे के CS ग्रेजुएट हैं, इलेक्ट्रिकल के ग्रेजुएट हैं, कॉलकॉम में प्लेस था एक लड़का, नहीं हुआ सिलेक्शन, मेरा हो गया, मेरा बिट्स में था, मेरा हो गया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। जुनैद अहमद सर का आपने नाम सुना ही होगा, AIR वो शारदा यूनिवर्सिटी के हैं, देखो उनका हो गया। तो ये सब चीज़ें बैकग्राउंड कुछ नहीं मैटर करता, आपका अगर पढ़ने की आपको अंदर वो है मोटिवेशन कि मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ करूंगा, तो आप इस पर बिल्कुल आ सकते हो। दिस एग्जाम इज़ अ ग्रेट लेवलर, और एकदम सबको पूरा मौका मिलता है अपने को प्रूव करने का। और कभी बल्कि ना इंटरव्यू में ना इसका उल्टा ही पड़ता है, बहुत अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड से हो ना तो फिर वो तुम्हारा बहुत फाड़ा इंटरव्यू लेते हैं, फिर तुम्हारा मतलब दबा के एकदम पूछते हैं क्वेश्चन तुमसे, फिर है ना एकदम कि आप तो पहला क्वेश्चन यही होता है IIT से करा रहे हो कि वाही सिविल सर्विसेज क्यों आना है यहाँ पे भाई, 25 लाख का पैकेज छोड़ के क्यों आ रहे हो, अब इसी पे तुम्हारा आते बच्चे गिर जाते हैं, है ना। तो इस सब में नहीं पढ़ना है आपको कि किस कॉलेज से हो। बहुत बार होता है, बोल नहीं रहे भले लोग, मुझे ही होता था कि यार अब भी IIT तो हुआ नहीं था यार, अब होगा क्या इसमें, 2 बार फिर नहीं भी हुआ इसमें, तो ये सब आएगा। लेकिन अब तुम मेरे एग्जाम पे देख लो, होता है, इंसान ही करते हैं, तुम्हारे जैसे ही इंसान करते हैं मैं एकदम, ठीक है, एकदम नॉर्मल है सब कुछ, सब लोग कर सकते हो यहाँ पे। अच्छी बात है सब यहाँ पे UPSC वाले ही है ना, तो जब मेनली तो UPSC फोकस है, देखो फोकस उसी पे करो। अगर PCS पे ही फोकस करोगे तो फिर तो तहसीलदार ही बन पाओगे, ठीक है। तो मतलब नो ऑफेंस टू तहसीलदार, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, लेकिन IAS के लिए कर रहे हो तो IAS के लिए पढ़ो, IAS इज़ द मेन थिंग, ठीक है। IAS IPS IPS जो भी है, एम उसी को करो, तभी तो देखो क्या होता है जो मेरे लिए था कि आपका इतना जो प्रयास है उसका एंड रिजल्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो सब वर्थ इट होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए पढ़ो कि यार जब हो जाएगा ना तब मेरा बहुत सही रहेगा, है ना, अपने अंदर को कॉन्फिडेंस लगेगा। जैसे मैंने अपना एग्जाम में बताऊँ, मेरे जियोलॉजी ऑप्शनल था, आई डोंट थिंक किसी का है, किसी का जियोलॉजी ऑप्शनल नहीं होगा, किसी का नहीं होता। इस बार मेंस जब दे रहा था मैं 3 लोग बैठे थे वहाँ पे जियोलॉजी के बस, ठीक है, 2 का हुआ उसमें सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। ये DFO गोरखपुर है अविनाश सर, उनका भी हुआ है सिलेक्शन, 193 रैंक है उनकी। तो क्या है कि वो जब मैंने किया उसकी कोई कोचिंग अवेलेबल नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, खुद मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, वो तो मेरे भैया हैं उन्होंने थोड़ा गाइड किया। तो जब ऐसा कोई प्रोग्राम उठाया, फिर मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट नंबर आया इसमें जियोलॉजी में, तो ना एक अलग लेवल कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, मतलब अच्छे सेंस में, ऐसा नहीं कुछ भी कि गिवन एनी टास्क मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये जो आपकी ग्रेटिफाइंग फीलिंग आएगी ना, ये अनपैरेलल्ड है। ये सब आप किसी IAS की ग्रैंड एंट्री और लवासना के वीडियोस देख के ना वो सब नहीं होता है, ठीक है। कोई लवासना के वीडियो नहीं देखेगा अब यहाँ पे, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? यार देखो पिछले साल तक, अभी तुम 4 दिन पहले पूछे तो मैं मना कर देता नहीं करना है, लेकिन अब पिछली बार जो क्वेश्चन आया ना इस बार प्रीलिम्स में, तो पढ़ भी सकते हैं यार। मतलब उन्होंने पूछ रखा है कि नदी किस में मुड़ रही है आके, या कौन सा वो पूछा ना समर ओलंपिक्स का कौन सा क्या थीम था। तो भाई देखो इस बार का प्रीलिम्स तो मुझे भी, मैं देता तो मैं फेल हो जाता, मुझे पता है, मैं नहीं पढ़ता था ऐसे, तो शायद पढ़ सकता है वो। थोड़े दिन और रुको, बताएंगे लोग और बताएंगे, थोड़ा और एनालिसिस हो जाने दो तो फिर आगे पता चलेगा। और देखो सारे जितने टॉपिक है ना सब पढ़ना। जैसे कि क्या है, मेरी गलती जो थी फर्स्ट मेंस में, तो मैं मानता था, शायद और भी लोग मानते हैं कि GS3 पूरा इकोनॉमी होता है, ऐसा नहीं है। उसमें इन्वायरमेंट भी बहुत भर के आती है और सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आते हैं। मुझे लगता है ये सब फालतू चीज़ें हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं वही करेंगे। और होता क्या है कि इकोनॉमी के मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी तो वो रैंडम इधर उधर से पूछते हैं। तो आप ना साइंस सेट तक को ही पूरे अच्छे से पढ़ना, जो टॉपिक दिए हुए हैं सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। जैसे इस बार प्रीलिम्स जिसने दिया हो समझ में आया होगा,
साइंस एंड टेक में 10-12 क्वेश्चन थे कम से कम, और बड़े अच्छे क्वेश्चन थे वो, मतलब कर नहीं पाओगे ऐसे क्वेश्चन थे, तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको सब कुछ उस चीज़ पे।